गाइस मेंटोर सुनील एक बार फिर आपके सामने हाजिर है लेकर ऑटिज्म एडीएचडी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आस्था स्पीच एंड हेयरिंग केयर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इनवैल्यूएबल और वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिए क्योंकि आपके कमेंट्स के बेसिस पर ही नए नए वीडियोस बन रहे हैं। लेकिन आज मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें की हैं, एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आप कई सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, कमेंट नहीं आया फॉर्मल, लेकिन सवाल ज़रूर होते हैं कि कैसे लिया जाए, क्योंकि ऑटिज़म एडीएचडी और बिहेवियर डिसऑर्डर की जब आप थेरेपी करते हैं, आप अपने बच्चे को ट्रेन करते हैं, उस वक्त कई सारे ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांगली आपको घेर लेती है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे ये पूरी सीरीज़ को तो आपको नेगेटिविटी कभी भी नहीं आएगी, आप इसे नॉर्मली लेंगे। सबसे पहला जो फेज़ होता है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ। आपके घर में पॉजिटिविटी भर जाएगी और पूरी खुशहाली आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एक्सेप्टेंस। तो जब आप अपने बच्चे को लेकर के कहीं पे भी जाते हैं और वो डायग्नोस करते हैं, डायग्नोसिस आप थेरेपी कभी भी स्टार्ट करते हैं उसके पहले पूरी तौर से आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि एग्जैक्टली डायग्नोसिस क्या है। उसके बाद आप अपने फोकस को शिफ्टिंग पे मत डालिए। सबसे पहला फेज़ होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस फेज़ में आप क्या करते हैं, इसे डायग्नोस्टिक फेज़ भी बोलते हैं। आपने एक जगह दिखाया, आपको किसी ने बताया आपका बच्चा ऑटिज़म है, दूसरी जगह दिखाया उसने कहा माइल्ड ऑटिज़म है, तीसरी जगह दिखाया उसने एएसडी, कई सारे वर्ड्स लोग यूज़ करते रहते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं ऑटिज़म में। तो एक्सेप्टेंस, तो क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप याद रखिए ओनली 3 ओपिनियंस, बेस्ट ऑफ 3 आप याद रखिए। इससे ज़्यादा ओपिनियंस, इतने बड़े बड़े कागज़ आप इकट्ठे मत कीजिए। आप सिर्फ एक जगह से सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरी जगह से सेटिस्फाई नहीं है तो तीसरी जगह। ओनली 3 ओपिनियंस, 2 ओपिनियंस ऑफलाइन और 1 ओपिनियन ऑनलाइन। फिर आप वे कीजिए, जज कीजिए और बेस्ट ऑफ 3 आप सिलेक्ट कर लीजिए कि 2 ओपिनियन इस फेवर में गए हैं, उसको मैं मान लेता हूँ या लेती हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ ट्रीटमेंट की तरफ। अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं करते और आधी अधूरी एक्सेप्टेंस करते हैं कि पता नहीं ये है, पता नहीं वो है, और फिर आप ट्रीटमेंट करते तो आपको कभी फोकस, आप अपने बच्चे का फोकस इंप्रूव करने जा रहे हो यार, सबसे पहले अपना फोकस तो इंप्रूव करो। तो पहले आपको फोकस होना पड़ेगा कि एग्जैक्टली डायग्नोसिस क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए, जिस स्पेशलिस्ट पर आप सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं उसके साथ आप मिल करके थेरेपी की स्टेजेस के बारे में डिसाइड कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब एक्सेप्ट कर लिए तो मान लीजिए। फिर आपको इधर उधर शेकी बिहेवियर नहीं दिखाना कि आप आज इधर हो गए हैं, कल आप उधर हो गए हैं। अगर आप ये करते रहोगे तो आप अपना और अपने बच्चे का नुकसान करोगे। 1 महीना यहाँ से, 2 महीना वहाँ से, 3 महीना वहाँ से आप थेरेपी करते रहोगे, रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्टेंस के बाद आता है इंट्रोडक्टरी फेज़, जिसमें आप अपने बच्चे को थेरेपी इंट्रोड्यूस करते हैं। उसमें भी फिर बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं। पहले दिन आपका बच्चा कोऑपरेट नहीं करता, दूसरे दिन नहीं करता, तीसरे दिन नहीं करता, 15वें दिन नहीं करता। लेकिन आपने जब डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है तो करना है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि कितने दिन में वो कोऑपरेट करना शुरू करे। तो वो हो सकता है आपको कोऑपरेट इतनी जल्दी से ना करे, लेकिन आप उस फेज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए कि येस, ये वाला फेज़, इंट्रोडक्टरी फेज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द सेकंड फेज़। थर्ड फेज़ आता है इम्प्रूवमेंट फेज़। जब आपका बच्चा करने लगता है और एकदम से इम्प्रूवमेंट उसमें नज़र आती है, उछाल लेता है वो एकदम से, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चा, जितने भी ऑटिस्टिक और एडीएचडी, स्पेशली एडीएचडी के बारे में ये बात कहूँगा, वो बच्चे सब जानते हैं, वो बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँगा कि आपको बच्चा आपसे धोखा कर रहा है तो शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन एडीएचडी बच्चे सब जानते हैं। वो धोखा नहीं कर रहे, नोइंगली अननोइंगली किसी इनसिक्योरिटी की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दे कैन बी मेड 100% नॉर्मल। और जो ऑटिज़म है उसमें थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि किस तरह से ऑटिज़म को हम लोग लें, क्योंकि कुछ लोग उसे डायग्नोस कर रहे हैं ऑटिज़म, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसे और डिटेल में अंडरस्टैंड करना। लेकिन एडीएचडी बच्चा 100% ठीक हो सकता है, तो पहले प्रॉपर डायग्नोसिस बनवा लीजिए, फिर वैसी एक्सपेक्टेशन रखिए। तो एडीएचडी बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो फेज़ आता है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस, फिर इंट्रोडक्टरी, फिर इम्प्रूवमेंट में वो एकदम से बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाते हैं, आप बड़ा खुश हो जाते हैं। तो जैसे ही उनको पता लगता है कि मेरे पेरेंट्स खुश हो गए हैं, तो एक फेज़ डाउनफॉल वाला फेज़ आता है जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस फेज़।
फिर वो रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। आप कितना भी उसको प्रैक्टिस करवाओ वो नहीं करता। आपको ऐसा लगने लगता है कि अभी पिछले हफ्ते तो बहुत अच्छा कर रहा था, अभी तो गुस्सा करता है, चीज़ों को तोड़ फोड़ करता है जब भी इसे कराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक नॉर्मल फेज़ है, ये एक फ़ेज़ है, लेकिन आपको उसकी बात नहीं सुननी है, आपको भी ज़िद से पीछे लगे रहना है, तो आप उस फेज़ को जल्दी पार कर लेंगे। कुछ बच्चे उस फेज़ को छोड़ देते हैं, उस फेज़ से बाहर निकल आते हैं 2 वीक्स 3 वीक्स में। कुछ बच्चे डेढ़ 2 माह तक उस फेज़ में रहते हैं, महीने तक उस फेज़ में रहते हैं। तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल पेशेंस के साथ अपना काम करते जाइए। तो उसके बाद जब वो रेजिस्टेंस फेज़ को छोड़ता है, फिर आता है रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ में क्या होता है कि बच्चा आपका एक्चुअल कम्युनिकेशन की तरफ, वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ जाना शुरू होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन का जो रिकवरी फेज़ है, उस फेज़ में आकर के आपकी पूरी फैमिली को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। तो उसको अंडरस्टैंड करिए। और बाद में आता है रिहैबिलिटेशन फेज़, कंप्लीट रिहैबिलिटेशन एंड इरेडिकेशन फेज़, जिसमें आप प्रॉब्लम को कंप्लीटली रिहैबिलिटेट करते हैं और इरेडिकेट करते हैं। तो वो फेज़ आता है। अब ये डिपेंड करता है ADHD की सिवियरिटी या ऑटिज़म की सिवियरिटी कितनी है, तो फेजेस कितना टाइम तक चलेंगे। कुछ बच्चों में ये फेजेस 1 माह तक चलते हैं और 6 माह में नॉर्मली रिकवरी आ जाती है। कुछ बच्चों में ये फेजेस 3 माह तक चलते हैं। उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 18 मंथ्स तक भी लग जाते हैं, 1.5 साल 2 साल तक भी लग जाते हैं। तो पेशेंस बनाए रखिए। इन फेजेस को आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको अपने बच्चे की इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करने में बहुत मदद मिलेगी और आप इतनी जल्दी से नेगेटिव नहीं होगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको हमेशा प्रॉमिस किया कि बहुत ज़रूरी जानकारी आपको दूंगा, ये जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट। कई दिनों से मेरे दिल में आ रही थी, चीज़ें बन रही थी, तो मैंने आज इसको प्रेजेंट कर दिया। मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाद 2000। और मेरा मोबाइल नंबर है 8168790299, 8168790299। इंडिया का ISD कोड 0091 ज़रूर लगा लें। सबसे पहले व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स भेज लें, मुझसे चैट कर लें और उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फेजेस होते हैं प्री कंसल्टेशन फेजेस। तो जैसे ही आपकी एक बार मुझसे बात हो जाती है, आप छोटी सी बात बता देते हैं अपने बच्चे के बारे में, तो फिर मैं आपको नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चे के कुछ वीडियोज़ मुझे भेज दीजिए। जब आप वीडियोस भेजते हैं फिर मैं आपको पेमेंट लिंक्स भेजता हूँ या अकाउंट डिटेल्स भेजता हूँ, जिस पे आप मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आप मुझसे कम्प्लीटली कंसल्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम के हिसाब से आप मुझे कॉल करते हैं और हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हम डायग्नोसिस फिर फ्रेम करते हैं आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे, आपके बच्चे के वीडियोस के बेसिस पे। जब डायग्नोसिस कंप्लीट होता है उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको थेरेपी की प्रोसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। तो एंजॉय कीजिए। कई लोग मुझसे थेरेपी ले भी रहे हैं, वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। जो थेरेपी नहीं भी ले रहे हैं उनको कम से कम जानकारी मिल रही है। पूरे वीडियोज़ का आप एंजॉय कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहिए। आज के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।